नमस्कार। हरिनारायण यादव, राजनीति शास्त्र विभाग, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती विश्वविद्यालय से मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। आज हम राष्ट्रीय शक्ति की अवधारणा पे चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जैसा कि देखा जाता है, शक्ति की चर्चा की जाती है और शक्ति में जहाँ तक हम बात करें, एक राष्ट्र उतना ही पावरफुल माना जाता है जितनी कि ज़्यादा उसके पास शक्ति है। और शक्ति को हम कई रूपों में देखते हैं कि एक राष्ट्र के पास कौन कौन सी शक्ति है। क्या वो पॉलिटिकल पावर के रूप में गेन कर रहा है, या मिलिट्री पावर के रूप में गेन कर रहा है, या आर्थिक शक्ति के रूप में गेन कर रहा है। तो एक राष्ट्र उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली होगा जितने ज़्यादा उसके पास रिसोर्सेस होंगे, जितने ज़्यादा वो कैपेबल होगा। तो आज की तरफ अगर हम देखते हैं तो कई सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं राष्ट्रीय शक्ति के रूप में। जैसे वहाँ की पॉपुलेशन है वो कैसी है। पहले तत्व में हम पॉपुलेशन को देखते हैं, जनसंख्या को। जनसंख्या वहाँ की लिटरेट है कि नहीं है, या जो जनसंख्या है वो कार्यकुशल है या नहीं है। दूसरी चीज़ हम देखते हैं वो शिक्षित है या नहीं है। तीसरा, उस पर्टिकुलर वो एरिया कैसी है, वो उसकी लोकेशन कैसी है। अगर उसकी लोकेशन अच्छी जगह होगी तो निश्चित रूप से वो राष्ट्र अपनी शक्ति बढ़ाने में ज़्यादा सफल होगा। तीसरी चीज़, अगर हम उसके आगे देखते हैं तो हम वहाँ की राजनीतिक शिक्षा या पॉलिटिकल पावर की देखते हैं कि वहाँ की स्टेबिलिटी है या नहीं, या उसने कौन से पॉलिटिकल सिस्टम उसने एडॉप्ट की कर रखा है। आगे हम देखते हैं कि उस वहाँ पे रिसोर्सेज कैसे हैं। क्या वो राष्ट्र रिसोर्सेज के मामले में बहुत संपन्न है, या उसको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दूसरे राष्ट्रों पे डिपेंड रहना पड़ता है। उसके आगे अगर हम देखते हैं तो उसकी सैन्य शक्ति कैसी है। अगर उसकी सैन्य शक्ति बहुत ज़्यादा है, कैपेबल है, तो वो अपनी शक्ति बढ़ाने में, दूसरे राष्ट्रों को प्रभावित करने में ज़्यादा पावरफुल होगा। लेकिन अगर उसकी शक्ति कमज़ोर है तो ये सारे जो तत्व हैं, फिर इसके आगे अगर हम चर्चा करते हैं तो एक आज के टाइम में जो बढ़ता हुआ चीज़ है, उसके पास साइंस टेक की कितनी पावर है। जो राष्ट्र जितनी ज़्यादा आपकी सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, खास साइंस के मामले में जितनी ज़्यादा उसकी प्रोग्रेस होगी, वो राष्ट्र कहीं आज के की दुनिया में वो ज़्यादा शक्तिशाली साबित होगा। क्योंकि अपनी बातें क्योंकि वर्तमान जो दुनिया चल रही है वो तकनीकी दुनिया है। तकनीक के मामले में जो राष्ट्र जितना ही आगे जाएगा, जितना ज़्यादा उसके यहाँ इनोवेशन होंगे, वो राष्ट्र उतना ही ज़्यादा शक्ति प्राप्त करेगा और वो अचीव करेगा। और जब कोई राष्ट्र ये सारे तत्व अगर वो प्राप्त करता है तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने की उसकी क्षमता बढ़ती चली जाती है कि राष्ट्र की इकोनॉमी कैसी है, राष्ट्र का पॉलिटिकल पावर कैसा है, राष्ट्र की जो है वो उसकी सैन्य शक्ति कितना है। तो अगर इन सारे चीज़ों को मिलाया जाए और ये सारे तत्व इम्पोर्टेंट हैं, अगर ये सारे तत्व मिल के किसी राष्ट्र की जो है राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने में योगदान देते हैं, किसी उसकी जो लोकेशन है वो देखी जाती है आज के टाइम की। वो राष्ट्र लोकेट कहाँ कर रहा है। अगर उसकी समुद्री सीमा है तब वो राष्ट्र कहीं ज़्यादा कारगर साबित होगा। जैसे सोवियत संघ को हम देखते हैं, अगर सोवियत संघ कमज़ोर अगर पड़ा तो उसके लिए यही था कि उसके पास वाटर नहीं था। उसके पास जो समुद्री सीमा थी तो वो कोल्ड वाटर था, जहाँ से उसके लिए ट्रेड करना बहुत मुश्किल था। भारत को जहाँ तक देखते हैं, भारत इस मामले में काफ़ी खुशकिस्मत है कि हमारी तीन तरफ से जो है समुद्री सीमाएं हैं, और वो भी वो समुद्री सीमाएं हैं जहाँ से दुनिया का सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। तो भारत को अपने हितों को बढ़ाने में कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा वो फ़ायदा है। और दुनिया का एकमात्र महासागर है जो किसी कंट्री के नाम पे जाना जाता है। इंडियन ओशन को हम भारत के नाम से ही जानते हैं, तो उसकी पहचान जो है वो उसी रूप में आगे बढ़ती चली जाती है। और ये सारी चीज़ें जो हैं भारत को एक राष्ट्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करने में सबसे ज़्यादा कारगर हो रही हैं। तो ये चीज़ थी हमारी राष्ट्रीय शक्ति की अवधारणा। थैंक यू।